अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका के शामिल होने के बाद इस वक्त जो तज़्ज़िये और जो सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो वो मुख्तलिफ हो चुके हैं और पहले से अब ना वो सूरत हाल रही है और ना ही वो तज़्ज़िये जो हैं अब वो रहे हैं जो चंद दिन पहले हम अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस करते थे। इसी के साथ साथ अब ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिजीम चेंज का भी इशारा दे दिया है। जो उन्होंने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट है, उसमें उनका वाज़े तौर पर इस तरफ भी इशारा है। अब हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल इनाम के हवाले से जो था, नोबेल प्राइज़ के हवाले से हमने देखा कि जो पाकिस्तान का एक फ़ैसला सामने आया, उस हवाले से हमने देखा कि जो ईरान पर हमला हुआ, उस हमले के बाद अब पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ अपोजिशन जमातें बल्कि ख़ुद जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके साबिक सेनेटर और साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को नोबेल प्राइज़ के हवाले से जो फ़ैसला है वो वापस लेना चाहिए। इसी के साथ साथ अब अगर बात करें तो ईरान के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ अब भी बड़ा वाज़ेह है और आज भी जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसमें इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। इसी के साथ साथ दूसरी जानिब अगर बात करें तो आज कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये वाज़ेह किया कि ईरान की जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना होगा और इस वक्त इस जंग को रोकना जो है वो नागुज़ीर है। इसी के साथ साथ हाल ही में जो सिफारती कमेटी ने दौरा किया था जिसको ख़ुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी लीड कर रहे थे, उस हवाले से भी ऐवान को आगाह किया गया कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की किस हद तक जो है वो कामयाबी हुई है। इसी के साथ साथ सिंतास मुआहदा है जिस पर पीपल्स पार्टी या हुकूमत पहले भी बात करती रही है और आज भी बिलावल ने ये वाज़ेह किया कि अगर भारत शफाफ तरीके से पाकिस्तान को अपना पानी देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 6 जो दरिया हैं उनसे पानी जो है वो मैनेज किया जाएगा। अब जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि अब सूरत हाल पहले से जो है वो तब्दील हो चुकी है। अब आगे सूरत हाल किस तरफ जाएगी, कौन सा रुख अख्तियार कर सकती है, हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद है। उनसे गुफ्तगू। हुमा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आज से चंद दिन पहले जब हम आपसे भी बात कर रहे थे, दीगर जो हमारे गेस्ट थे उनसे भी बात कर रहे थे, उस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी, हमारे तज़्ज़िये भी मुख्तलिफ थे। अमेरिका उस हवाले से उस वक्त भी उनके बयानात सामने आ रहे थे लेकिन वो बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग में शामिल नहीं हुए थे। अब जो सूरत हाल तब्दील हुई है, आपका तज़्ज़िया क्या है, आप क्या देख रही हैं, क्या नज़र आ रहा है, सूरत हाल किस तरफ जा रही है? देखिए, बिल्कुल वाज़ेह है कि सूरत हाल ज़्यादा मखदूश हो गई है क्योंकि ज़ाहिर इजराइल को पसे पर्दा तो अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन अब तो इस डायरेक्ट अटैक के बाद अमेरिका समझिए जंग का हिस्सा बन गया है, हरीफ बन गया है। और उसने डायरेक्टली पहले तो आपने जिस कहा कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया और अपने मौक़िफ़ को थोड़ा सॉफ्ट किया था कि जी बस अब यहाँ पे सूरत हाल ख़त्म हो गई है, हम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ब्लंट करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ईरान की तरफ से रिटेलिएशन आया या रिएक्शन आया या जवाब आया, उसके बाद एक बार फिर हमने देखा दैट देयर इज़ अ चेंज ऑफ स्टांस। अभी जब मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही है तो तेहरान पे बॉम्बिंग हो रही है और तेहरान से भी मिसाइल्स इजराइल पे दागे जा रहे हैं, तो सिचुएशन डिफ्यूज़ नहीं हो रही। और ये ईरान का रिएक्शन शायद अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा जी कि हमें रजीम चेंज की बात करनी चाहिए क्योंकि ईरान से सख्त स्टेटमेंट आए हैं और जंग आपने शुरू की है, इसको ख़त्म हम करेंगे। पहली दफ़ा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की हम लोग बात करते थे, हम लोग कहते थे कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को वेपनाइज कर सकता है और उसको एज अ टूल इन वॉरफेयर यूज़ कर सकता है। लेकिन पहली दफ़ा ईरान ने इस हवाले से एक धमकी दी है कि ये सूरत हाल आगे ले जाई जा सकती है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इसको हम अपने कैनवस को समझे वाइड कर दें तो अभी गज़ा में उतनी ही तेज़ी से मैसेकर जारी है, उतनी ही तेज़ी से बच्चों को मारा जा रहा है और वहाँ पर जो फेमिन की सिचुएशन है या कहत की सिचुएशन है वो भी और ज़्यादा ख़राब हुई है। उसके साथ साथ रूस ने यूक्रेन पर सख्त ड्रोन्स के हमले किए, तो वहाँ पे भी एक एस्केलेशन है क्योंकि लार्जर पिक्चर ये है तो इसके बारे में अटेंशन जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी की वो थोड़ी सी कम हुई है।
मुझे नहीं समझ में आ रहा ये सिचुएशन ठीक है, किस तरफ जा रही है, क्योंकि अगर रशिया और चाइना ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं होते तो फिर मुझे रिस्ट्रेनिंग अथॉरिटी जी, यूनाइटेड नेशंस तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि हमने देखा है कि अच्छा, यूनाइटेड नेशंस गजा में तो बिल्कुल टुकलिस हो गया था। ईरान बहरहाल पब्लिक डिप्लोमेसी की तरफ गया है। न्यूटन में से मॉस्को में भी मुलाकातें हुई हैं, कल मैंने और आपने इस्तांबुल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल, हुई वो भी देखी। तो ईरान का मुझे लगता है अभी भी एक स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट है, वो इस जंग को बहुत फैलाना नहीं चाहता लेकिन साथ साथ जवाब देना चाहता है। ये मुझे उनका क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली अमेरिका पे हिट नहीं किया, उन्होंने इजराइल को ही हिट हाँ, किया है। हाँ, नहीं, लेकिन ये जो पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान आया था कि हमने जो टारगेट्स थे उनको निशाना बना लिया है, तो महसूस यूँ हो रहा था कि बस सूरत हाल यहीं पर रुक जाएगी, अब ईरान की तरफ से क्या होना है वो उसका इंतज़ार ज़रूर था। लेकिन अब जो रिजीम चेंज के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, तो ये तो फिर हमें मामला यहीं पर रुकते हुए तो नज़र नहीं आ रहा, अब तो रिजीम चेंज के हवाले से वो बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं यही गुजारिश कर रही थी कि वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान इस तौर हिट बैक करेगा इजराइल में। जिस तरह ईरान ने हिट बैक किया इजराइल में, फिर मेरा ख्याल है वहाँ एक चेंज ऑफ हार्ट है कि जब तक ये रिजीम है हम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल है कि ट्रंप भी बहुत वीक विकेट पे खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत सख्त क्रिटिसिज्म है अमेरिका के अंदर भी इस हवाले से। इसी तरह यूरोपियन स्ट्रीट्स जो हैं वो भी इस मतलब ओवरऑल एक ग्लोबल आउटरीच है कि जी किस तरफ आप दुनिया को ले जा रहे हैं, कितनी खतरनाक दुनिया में हम होंगे इस वक्त, क्योंकि आप एक्चुअली ये मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि एनपीटी का हिस्सा होना गुनाह था। क्योंकि अगर आप एनपीटी का हिस्सा ना होते तो ईरान आज ये सब कुछ फेस ना करता और कब का न्यूक्लियर पावर बन चुका होता, जिस तरह दीगर ममालिक बने। पाकिस्तान और इंडिया ने कभी भी न्यूक्लियर एनपीटी साइन नहीं की, आज दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर है। तो जो मैसेजिंग है वो बहुत गलत है कि अगर आप कलेक्टिव सिक्योरिटी और ग्लोबल पैराडाइम्स का हिस्सा बनते हैं तो वो आपकी गर्दन का तौक बन जाता है, वो आपके लिए मसले खड़ा करता है। और जितनी भी थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर पावर्स हैं वो ये सोच रही होंगी जी कि सर्वाइवल तो इसी में है कि आप न्यूक्लियर पावर बन जाएं। अगर ईरान डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर होता तो क्या सूरत हाल इसी तौर होती जिस तौर आप इस वक्त देख रहे हैं। नहीं, लेकिन अब जो जैसे चीन और रूस का आपने जिक्र किया हुमा साहिबा, इसमें पाकिस्तान के हवाले से भी चले, अपोजिशन का तो एक अपना मौक़िफ़ है, हुकूमत की पॉलिसीज़ पर वो तनकीद करती रहती है, लेकिन ओवरऑल आपको क्या नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब हो, चीन हो, रूस या ख़ास तौर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो ईरान के हवाले से वो तो बड़ा वाज़ेह है। देखिए, चीन और रूस रॉक सॉलिड ईरान के पीछे खड़े हैं, लेकिन क्या ईरान के पीछे खड़ा, अभी तक तो देखिए ईरान ने एक बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। ईरान ने कहा है कि हमें किसी अस्करी मदद की ज़रूरत नहीं है, हम इसको खुद ही हैंडल कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि बैकडोर मदद हो रही हो या बैकडोर सपोर्ट हो। रशिया से तो डेफिनेटली बैकडोर सपोर्ट है, रशिया को अपना अलाई कहता है ईरान ओपनली, और चाइना ने भी मैसिव इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ईरान। तो हिटिंग ईरान इज हिटिंग चाइना। मैं अभी भी इसको लार्जर कॉन्स्ट्रक्ट में अमेरिका का चाइना से मुखासमत की एक्सटेंशन देखती हूँ, जिसमें वो इजराइल को भी प्लीज कर रहा है। इजराइल का जो कुछ गजा में हो रहा है उस पर से भी अटेंशन हट गई है। तो इन सम वेज इजराइल अभी इस सिचुएशन से बेनिफिट कर रहा है। लेकिन अगर एस्केलेशन होती है और ईरान से हिटिंग बैक ऐसी हो जाती है जो इजराइल के लिए तकलीफदेह साबित हो, क्योंकि इजराइल के अंदर भी बहुत इस वक्त रिजेंटमेंट है, उनके जो सेफ हाउसेज हैं या बॉम्ब शेल्टर्स हैं वहाँ पर ये सवाल जवाब हो रहा है कि जी क्या करें क्या ना करें। तो मैं समझती हूँ ओवरऑल एक ट्रिकी डिफिकल्ट सिचुएशन आपको नज़र आती है, जिसमें से वे फॉरवर्ड नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि जो मीडिएटिंग एंटिटीज थी वो गैर फाल हो गई हैं। जब मीडिएटिंग एंटिटीज गैर फाल हुई थी तो दूसरी जंग अजीम हुई। ठीक है, लेकिन हुमा साहिबा, आपको याद होगा कि जो वाइट हाउस में एक अहम मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट किया कि अमेरिकी सदर ने मंजूरी दे दी है ईरान पर हमले की। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही उसकी तरदीद भी की और कहा कि मैंने अभी मंजूरी नहीं दी, और साथ में फिर ऑन रिकॉर्ड कुछ चीज़ें आ गई कि 2 हफ्तों के बाद मैं फैसला करूँगा। ये 2 हफ्तों के कह के 2 दिन के बाद ईरान पर हमले जी
ये तो दिस वाज क्रिएटिंग वॉर फॉग। और मेरी जितने भी लोगों में से ईरान में बात हुई है वो ये कहते हैं कि हमें एक लम्हे के लिए भी ये इबाम नहीं था कि ये हमला नहीं होगा। और ये तो एक वॉर फॉग क्रिएट की थी उन्होंने। नोबडी इन ईरान बिलीव्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प कि वो ये हमला नहीं करेंगे। उन लोग ईरान में लोगों का ख्याल था कि ये हमला जरूर होगा। और जो दीगर मुबस्सरीन थे वो भी समझ रहे थे कि ट्रम्प थोड़ा सा, जो वो कहते हैं ना, ट्रुथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर, एक वो फॉग क्रिएट कर रहे हैं, कंफ्यूजन, स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हिट करने का उनका बिल्कुल वाज़े इरादा था। और जिस तरह का मैसिव तैयारी के साथ अटैक हुआ है वो भी मैं समझती हूँ कि इट कुड नॉट हैव हैपेंड अगर उसकी पहले से तैयारी ना हो या ऑल लूज एंड्स टाइट। लेकिन देखिए एक काउंटर नैरेटिव भी आ रहा है। काउंटर नैरेटिव ये है कि बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ ईरान का, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद जो उनकी अपनी कोर कैपेसिटी थी वो वहाँ से ऑलरेडी हटा चुके थे। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी कमज़ोर थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर स्टेट्स होती हैं वो कभी भी अपनी स्टेटेड जगह पर अपनी कोर कैपेसिटी कैपेबिलिटी को नहीं रखती हैं। और ईरान भी ये कह रहा है कि हमने वहाँ से, हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। और फिर आप देखिए कतर ने तो सबसे पहले और IAEA ने फौरन बात कह दिया कि कोई प्रोलिफरेशन नहीं हुई है, क्योंकि जो मटेरियल होता है एयर में उसकी वो लेवल्स नहीं गए। लेकिन आप मुझे प्लीज ये बताइए कि कितना रिस्पॉन्सिबल है ये एक बहुत बड़ा मुल्क जो एक ग्लोबल सुपर पावर है, जो एक्चुअली जो साइट्स हैं, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, उन पे अटैक कर रहा है। अगर वहां से प्रोलिफरेशन हो जाता, हुमा साहिबा माजरत आपकी बात काट रहा हूँ जी, तो मैं समझती हूँ ये जो लोगों ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये इलीगल था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये इररिस्पॉन्सिबल था। तो ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी, ठीक है। लेकिन हुमा साहिबा अब ये जो हुकूमत का फैसला है नोबेल प्राइज़ के हवाले से नॉमिनेट करना डोनाल्ड ट्रम्प को, इस पर अब अपोजिशन हो गई या फिर मौलाना फजल रहमान साहब हो गए या रज़ा रब्बानी साहब हो गए, उनके बयानात तो आ गए। वैसे आप हुकूमत के इस फैसले को किस तरह देख रही हैं? वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा थोड़ा सा इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए पिच किया था प्रेसिडेंट ट्रम्प को, तो इट वाज लार्जली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कश्मीर एंड इंडिया पाकिस्तान। क्योंकि देखिए ये इस साउथ एशिया में अमन लाने के लिए सबसे पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, डीप सीटेड कॉन्फ्लिक्ट है। पूरे साउथ एशिया का अमन उससे समझिए जुड़ा हुआ है। और इंडिया ने उस सिचुएशन को बिल्कुल अलग सूरत हाल पे वो ले गया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीर तो अब कोई इशू ही नहीं है, अब कश्मीर है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी जो हमारे पास कश्मीर है उसको हमें वापस लेना है, जो हमारे पास कश्मीर है वो कोई इशू ही नहीं है। और उसके साथ साथ वो जो थे वो तकरीबन एक वॉरिंग सिचुएशन पे आ रहे थे। अगर पाकिस्तान उनको इतना सख्त जवाब ना देता तो मेरा ख्याल है कि सिचुएशन पाकिस्तान के लिए भी बहुत तकलीफदेह हो गई थी। तो लार्जली मेरा एक थोड़ा सा ये मौक़िफ़ है कि जो लार्जली ये आया, ये इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आया। और इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नोबेल पीस प्राइज़ हासिल करने की मनमोहन सिंह भी तमन्ना रही है उनको कि ये हो जाए, उन्होंने भी कोशिश की है, ओबामा का भी एक रास्ता। चलें ठीक है हुमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, हुमा साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब कल हमने देखा कि मौलाना साहब ने हुकूमत के फ़ैसले के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और अपनी राय का इज़हार भी किया। और आज साबिक़ चेयरमैन सेनेट जो हैं रज़ा रब्बानी साहब, उन्होंने भी हुकूमत के इस फ़ैसले से इख्तिलाफ़ किया है और कहा है कि हुकूमत को ये फ़ैसला जो है वो वापस लेना चाहिए। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद PTI की सीनियर रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा हमें ज्वाइन करेंगे।